हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नाम है हिंदी में इसे द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन, द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन, डबल फर्टिलाइजेशन एवं ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन ये पढ़ने वाले। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो क्यों नाम पड़ा और त्रिसंलयन किसे क्यों कहते हैं, ये हमें अच्छी तरीके से समझना है। देखो, हमने पुष्पों में जो उसका जो मादा भाग है वो हमने पढ़ा, जिसे हम स्त्री केसर या जायांग कहते हैं। स्त्री केसर या जायांग, उसका जो शीर्ष भाग है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा। और ये नलिकाकार भाग वर्तिका, स्टाइल। और इसका नीचे का ये फूला भाग ये बड़ा बनाया है समझाने के लिए, इसे अंडाशय कहते हैं, अंडाशय। ठीक है, इस अंडाशय में विशेष संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें बीजांड कहते हैं। कई होते हैं, यहाँ मैं समझाने के लिए फिलहाल आपको एक बना के दिखा रहा हूँ। इसमें बीजांड संरचना पाई जाती है जिसमें भी एक विशेष कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसैक, भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसैक या भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक है, और ये जो संरचना आप ये देख रहे हो ये है बीजांड। अभी मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें काम आने वाली है। ठीक है, हमने क्या देखा, स्त्री केसर या जो जायांग होता है उसकी संरचना में ऊपरी भाग वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, फिर एक नलिकाकार भाग वर्तिका और नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, जिसमें कई सारी संख्या में बीजांड होते हैं। समझने के लिए एक हमने बनाया है। उसके अंदर एक विशेष संरचना जिसे भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसैक, भ्रूणकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ परागण क्या होता है, हमने देखा कि जो पुंकेसर जो होता है उस पुंकेसर के पराग कोश से परागकण, यहाँ परागकण जो है वो वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसे परागण कहते हैं। ठीक है, और ये जो संरचना पहुंची उसे परागकण कहते हैं। परागकण जो है ये भी एक विशेष संरचना होती है। इसके अंदर दो विशेष कोशिकाएं होती हैं, एक जनन कोशिका और एक बड़े केंद्रक वाली संरचना, एक कोशिका, उसे कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल, या इसे कई बार ट्यूब सेल भी कह देते हैं, ट्यूब सेल इसे कहते हैं। और इसका विशेष तरह का जो बाहरी आवरण है वो भी बड़ा विशेष होता है। ठीक है, एक्साइन और इंटाइन। इसमें जगह जगह कुछ जर्म पोर पाए जाते हैं, जनन छिद्र। ठीक है, ये बहुत संरचनाएं जो है आपको एक बार रिवाइज करनी है, बड़ी काम की है। परागकण में दो विशेष तरह की कोशिकाएं, कायिक कोशिका या ट्यूब सेल और दूसरी जनन कोशिका। ठीक है, और इसमें जनन छिद्र होते हैं। इधर हमने जायांग या स्त्री केसर की संरचना देखी। अब देखो क्या होता है कि परागण द्वारा परागकण पहुंचते हैं वर्तिकाग्र तक। कहाँ पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यहाँ वर्तिकाग्र पर परागकण जो है वो पराग नलिका का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ये जो परागकण जो है, इस परागकण की ये जो कायिक कोशिका या जो ट्यूब सेल है,
ये पराग नली बनाती है। क्या बनाती है? पराग नली। पराग नली, पोलन ट्यूब, पराग नली या पोलन ट्यूब बनाती है। ये इस तरह पोलन ट्यूब बनेगी इसमें, और ये पोलन ट्यूब चूंकि बन रही है कहाँ? पराग कण द्वारा, पोलन ग्रेन द्वारा बन रही है। और बनाया किसने? कायिक कोशिका ने। तो अभी जनन कोशिका का कार्य बाकी है। ये जनन कोशिका भी यहाँ डिवाइड करती है, विभाजन करती है, और विभाजन करके 2 न्यूक्लियस बनाती है। क्या बनाती है? 2 न्यूक्लियस का निर्माण करती है। और ये 2 न्यूक्लियस इसके पीछे पीछे ये चल रहे होते हैं। यहाँ मैंने 2 छोटे छोटे बना दिए हैं समझाने के लिए। ठीक है, एक न्यूक्लियस जो है इस ट्यूब सेल का आगे आगे रहता है और ये यूं कुछ आगे बढ़ रही होती है। ठीक है, तो ये ट्यूब इस तरह आगे बढ़ी, आगे बढ़कर ये ट्यूब बीजांड में प्रवेश करती है, ओव्यूल या बीजांड जो है उसमें प्रवेश करती है। इसका प्रवेश जो है उसका भी मैं एक अगला वीडियो उसी का बनाऊंगा, जिसमें हम समझेंगे कि ये पराग नली चैलेजा से भी एंटर कर सकती है, जिसे चैलेजोगेमी। ठीक है, लेकिन अगर पोर से हो पोरोगेमी, बीच में से हो मीजोगेमी, और अंत में यहाँ एम्ब्रियो सेक में ये एंटर करती है। और यहाँ क्रिया होती है निषेचन की। ठीक है, तो निषेचन के पहले का बैकग्राउंड मैंने आपको सारा समझाया। क्या कि हमने 2 विशेष संरचनाएं, जो ये मादा युग्मक बनाने वाली, ये नर युग्मक बनाने वाली। नर युग्मक जो पराग कण है उसमें जो कायिक कोशिका है वो पराग नली बनाती है। वो पराग नली ये जो जनन कोशिका है उसके 2 विभाजन से जो 2 केंद्रक बने, उन केंद्रकों को लेकर आ रही है और पहुंचा रही है भ्रूण कोश तक। यहाँ भ्रूण कोश में आने के बाद क्रिया होती है द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन। ठीक है, द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन। अब समझते हैं कि द्विनिषेचन और त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन होता क्या है। देखो, अब मैं इसको, ये जो हिस्सा है इसको यहाँ बड़ा करके बना रहा हूं। हमने ये जो भ्रूण कोश की संरचना पढ़ी, भ्रूण कोश की संरचना कुछ इस तरीके से है। इस भ्रूण कोश में चैलेजा की ओर 3 बड़ी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं 3 कोशिकाएं। इसी तरह 3 कोशिकाओं का समूह यहाँ पर भी होता है, जिसमें 2 कोशिकाएं और 1 अलग कोशिका होती है। ठीक है, ये जो 2 कोशिकाएं जो मैंने काले रंग से बनाई है, ये कोशिकाएं सिनर्जिड्स कहलाती है, सिनर्जिड्स कहलाती है। और ये जो लाल रंग से जो मैंने कोशिका बनाई है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे एग सेल कहते हैं, अंड कोशिका एग सेल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ बीच में 2 केंद्रक और होते हैं जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये जो है ये पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। ये एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुखी कोशिकाएं, पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक, अंड कोशिका एग सेल और सिनर्जिड सहायक कोशिकाएं, ये इस तरह की संरचना होती है भ्रूण कोश की। देखो अब क्या हुआ, अभी हमने क्या देखा कि ये जो पराग नली आ रही है, इस तरह पराग नली यहाँ भीतर प्रवेश कर रही है और ये पराग नली लेकर आ रही है 2 नर केंद्रकों को। एक नर केंद्र यहाँ है, मान लो एक नर केंद्रक ये है। यहाँ तक आते आते कायिक कोशिका जो वेजिटेटिव सेल्स थी या जो ट्यूब सेल्स थी उसका केंद्रक नष्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ जो सिनर्जिड्स है उस सिनर्जिड्स में बहुत सारे तंतु रूप समुच्चय पाए जाते हैं। ये जो है ये है तंतु रूप समुच्चय, तंतु रूप समुच्चय। और ये तंतु रूप समुच्चय जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये इन नर केंद्रकों को दिशा निर्देशित करने का कार्य करते हैं, मतलब इनको गाइड की तरह व्यवहार करते हैं। ये गाइड करते हैं कि आपको इधर जाना है।
ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस या तंतु रूप समुच्चय का कार्य क्या है? ये गाइड करने का काम करते हैं, ये दिशा निर्देशित करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि आपको इधर जाना है, ठीक है। अब ये जब ट्यूब यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ आने के बाद कोई सी एक सिनर्जिड सेल्स जो है वो धीरे धीरे नष्ट होना चालू हो जाती है, ठीक है। एक सेल जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और इसी क्षेत्र से ये जो नर केंद्रक है, दो मैंने बना रखे हैं, एक ये है, दूसरा ये है, इनकी एंट्री जो है भीतर होने लगती है। अब ये जो दो नर केंद्रक आए, चूंकि नर केंद्रक हैं, अगुणित है दोनों के दोनों, कैसे हैं? अगुणित है, हैप्लॉइड है, इनमें गुणसूत्रों का केवल एक समुच्चय मौजूद है। ये नर केंद्रक भीतर प्रवेश कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश के, ठीक है। यहाँ एक नर केंद्रक जो है, ये जो मान लो ये पहला है, ये पहला नर केंद्रक तो यहाँ एक एग सेल से, और जो दूसरा नर केंद्रक है वो कुछ गति करता हुआ पहुँचता है यहाँ ध्रुवीय केंद्रकों के पास, ठीक है। तो यहाँ एक नर केंद्रक अंड कोशिका से निषेचित होता है और दूसरा नर केंद्रक ध्रुवीय जो पोलर न्यूक्लियाई जो ध्रुवीय केंद्रक थे उनसे संयोजित होता है, ठीक है। अब इसे मैं यहाँ आगे यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ अभी कौन कौन सी घटनाएं हुई। देखो, हमने क्या देखा कि एक एग सेल प्लस एक मेल न्यूक्लियाई, एक नर केंद्रक यहाँ आया, एक मेल न्यूक्लियाई, एक नर केंद्रक यहाँ, एग सेल अंड कोशिका और मेल न्यूक्लियस एक नर केंद्रक, इन दोनों का फ्यूजन हुआ, ठीक है। एग सेल है वो भी अगुणित है और जो नर केंद्रक है वो भी अगुणित है, हैप्लॉइड है। तो इससे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, एक द्विगुणित संरचना बनती है जिसे कहते हैं जाइगोट या युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। और ये युग्मनज जो है बाद में भ्रूण का निर्माण करने वाला है। क्या बनाता है ये? भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रियो ये बनाता है। तो एग सेल और एक नर केंद्रक, अंड कोशिका और एक नर केंद्रक मिलकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं और ये युग्मनज जो है वो भ्रूण बनाता है। क्योंकि इससे भ्रूण बन रहा है इसलिए ये वाला जो निषेचन है ये वास्तविक निषेचन होता है। ये जो निषेचन है वो कैसा है? वास्तविक निषेचन है, ट्रू फर्टिलाइजेशन है, या इसे सिनगेमी भी कहते हैं। सिनगेमी, सिन यानी समान, बिल्कुल एक्चुअल, ट्रू, वास्तविक निषेचन है ये सिनगेमी, ठीक है। पहला यहाँ देखा। दूसरा क्या देखा हमने? दूसरा जो नर केंद्रक है वो पहुंचता है पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई जैसे ही नर केंद्रक यहाँ एंटर करता है ये कन्वर्ट हो जाता है, ये दोनों अगुणित केंद्रक जो है वो संयोजित होकर सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में संयोजित हो जाते हैं पहले ही और द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। दूसरे में हमने देखा कि ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक केंद्रक, जो बना किससे था? पोलर न्यूक्लियाई से। क्योंकि एन पहले से थे और जब सेकेंडरी न्यूक्लियस बना तो 2n मिले तो क्या हो गए? 2n, यानी कि ये द्विगुणित है पहले से ही, द्वितीयक केंद्रक। प्लस यहाँ एक और मेल न्यूक्लियस आया, मेल न्यूक्लियस, एक और नर केंद्रक। ये नर केंद्रक कैसा था? अगुणित है ये भी, ठीक है। तो अब हुआ क्या? द्वितीयक केंद्रक और नर केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित था, नर केंद्रक अगुणित है। इन दोनों का फ्यूजन जब होगा, इन दोनों का संलयन जब होगा तो उससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। इससे जो संरचना बनी वो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना।
जिसकी गुणिता अगर देखें तो द्विगुणित यहाँ है, अगुणित यहाँ है, तो कितना हो गया वो 3 गुणित हो गया। इसकी गुणिता हो गई त्रिगुणित। कैसा बना ये त्रिगुणित संरचना बनी। ठीक है, जो बाद में भ्रूण पोष का निर्माण करेगा, जो बाद में चलकर भ्रूण पोष एंडोस्पर्म भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं। एंडोस्पर्म भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं, जो भ्रूण जब विकसित होगा उसको प्रारंभिक अवस्था में पोषण प्रदान करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि निषेचन की क्रिया 2 बार हो रही है, 2 हो रही है। एक तो अंड कोशिका के साथ और एक द्वितीयक केंद्रकों के साथ। चूंकि निषेचन 2 बार हो रहा है, निषेचन की क्रिया यहाँ 2 हो रही है, इसीलिए इसे द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। निषेचन 2 बार हो रहा है, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन कह रहे हैं। दूसरी बात, इसे त्रिसंलयन क्यों नाम दिया? त्रिसंलयन नाम इसलिए दिया क्योंकि यहाँ एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण, यहाँ 2 यहाँ है, 1 ये है, तो 3 गुणसूत्रों के समुच्चयों का मिलान हो रहा है, 3 गुणसूत्रों के समुच्चय संलयन हो रहे हैं, त्रिसंलयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ या यूं कह सकते हैं एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण हो रहा है। किसका? त्रिगुणित संरचना का निर्माण हो रहा है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रही है, जो क्या है भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन कहते हैं। द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन जो है उसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे नवास्चिन। नवास्चिन नाम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन की खोज की और उन्होंने इसकी खोज लीलियम जो प्लांट है उसके फ्लावर्स में इसको अध्ययन किया था। तो नवास्चिन ने लीलियम पर अध्ययन करते हुए द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन की खोज की थी। और ये जो द्विनिषेचन और त्रिसंलयन है ये एंजियोस्पर्म का विशेष कैरेक्टर होता है, ध्यान रखना। ये केवल और केवल एंजियोस्पर्म जो पुष्पीय पादप जो होते हैं उनका विशेष गुण होता है। एंजियोस्पर्म का विशिष्ट गुण है, ये विशिष्ट गुण है किसका? एंजियोस्पर्म पुष्पीय पादपों का। तो ठीक है, देखो द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन क्या होता है, किसने खोजा? नवास्चिन ने लीलियम पादप में। और ये एंजियोस्पर्म जो पुष्पीय पादप है उनका विशेष गुण होता है, विशिष्ट गुण होता है। द्विनिषेचन नाम क्यों दिया? क्योंकि ये जो भ्रूण कोश है उसकी अंड कोशिका एक नर केंद्रक से संयोजित होकर वो तो युग्मनज बना रही है, और दूसरा जो ये द्वितीय केंद्रक बनते हैं जो पोलर न्यूक्लियर ध्रुवीय केंद्रक से जो बनते हैं वो और एक और नर युग्मक मिलकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहे हैं जो बाद में एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बनाने वाला है। ठीक है, निषेचन की क्रिया 2 बार हो रही है इसलिए इसे द्विनिषेचन कहा। त्रिसंलयन क्यों कहा? क्योंकि यहाँ जो एंडोस्पर्म बन रहा है, जो भ्रूणपोष बन रहा है, ये भ्रूणपोष कैसा है? त्रिगुणित है। कैसा है? त्रिगुणित है। ये एंजियोस्पर्म का विशेष कैरेक्टर है। ठीक है, जो भ्रूणपोष बनता है वो कैसा बनता है? त्रिगुणित, ट्रिप्लॉइड बनता है, त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड बनता है। ठीक है, तो आज हमने द्विनिषेचन और त्रिसंलयन को इस तरह हमने डिटेल से समझा। यूं ही जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें